अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया, आर्टिकल नंबर 1। और वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में बताया गया 2 और 3 में बहुत ही थोड़ा सा का डिफरेंट है, यानी थोड़ा सा का अंतर है। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया नए राज्यों का निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण करना है। तो जैसे में नामों सीमाओं में परिवर्तन, यानी नाम चेंज करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। या नए राज्यों का निर्माण करना है, यानी एक राज्य मान लीजिए क्या है पहले से, उससे अलग एक नए राज्य का निर्माण करना है, यानी अलग करके। तो नए राज्य का अलग करके निर्माण करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जो हम लोग ऊपर देखें वो किस भाग में, भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो क्या बताता है, नागरिकता। और भाग कितना में, 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। उसके बाद आता है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और भाग पूछेगा तो भाग 3। तो अब शुरू होता है इंपॉर्टेंस आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर विभेद पर निषेध, यानी भेदभाव आपको नहीं करना है, किसी भी जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 16 में बताया गया अवसर की समानता। जो ये सब जो अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यानी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। और इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये सब जो अनुच्छेद है एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसआई का एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, यानी आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे पूछा जाएगा। इस पे लिखा नहीं है कि आपको रेलवे में पूछा जाएगा, बिहार एसआई में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत का अंत, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी जो भी आपको उपाधि दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 19, यानी आप कहीं भी आप सभा बुला सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत आप भाषण दे सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। ये मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया जहां भी अनुच्छेद 21 के ए में यानी जो खंड जुड़ा रहेगा, इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, यानी 21 के जो ए जोड़ा गया है, ये इसका कहने का मतलब इसमें संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार, यानी अगर आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें क्या शामिल है, शिक्षा का अधिकार। संविधान कौन सा था संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। और संविधान में संशोधन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, इसको नोट कर लीजिएगा। संविधान में जो हम लोग संशोधन करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद नंबर 368। इसको लिए कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, यानी ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं साउथ अफ्रीका से इसको लिए हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और राइट टू एजुकेशन। आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार
अधिनियम कब का था? 2009 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था। लागू कब से हुआ? 2010 से, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है कब का था? 2009 का। लागू कब से हुआ? 2010 से। और एक है RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005। इसको भी लिख लीजिए या आप कन्फ्यूजन कर जाइएगा दोनों में। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005। और यहाँ पे अगर सिर्फ हम लोग कर देंगे ई तो चेंज हो जाएगा आंसर, यानी RTE राइट टू इंफॉर्मेशन ये कब का था? 2009। तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम कारखानों में बालकों पर प्रतिबंध। तो यहाँ हम कट कर दे रहे, यानी 14 वर्ष से कम के बालकों को आपको कारखानों में नहीं लगाना है, इस पे क्या प्रतिबंध है, निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। उसमें ये बताया गया कहीं भी शिक्षण संस्थान यानी आप खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। यह किस में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 30 में। यानी 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। जब हम लोग 50 ऊपर करेंगे तो हम सारा कवर कर लेंगे अनुच्छेद, यानी 3 से 4 वीडियो में हम सारा अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। आज हम लोग कहाँ तक करेंगे? 1 से लेकर 50 तक। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करेगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोले कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एक नोट करके, देखिए हम आपको आगे लिखा दे रहे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DPSP। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेकर 51 तक। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DPSP। अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43 के ए सहकारी समिति, अनुच्छेद 43 के ए में क्या बताया गया? सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में क्या है? सिविल संहिता। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, अधिकार करें, शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। यानी आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा संबंधित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45। यानी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। और यहाँ पे लिख लीजिएगा DPSP, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। और भाग पूछेगा तो भाग क्या हो जाएगा? 4। भाग पूछेगा तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लीजिएगा, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत।
यहाँ पे आप लिख लीजिएगा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से कॉमन भाग 4, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं DPSP। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब हम लोग चलते प्रश्न पे। प्रश्न है संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी डॉट से संबंधित है। तो 43 के बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति। ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे हम आपको बताया सहकारी समिति। देखिए 43 के ए लिखा गया यहाँ पे इसको बी करिए, 43 के बी, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 43 के बी, 43 के बी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 109 है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिएगा और अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रख लीजिएगा। जो भी आपको नोट पॉइंट लिखाया जाता है उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपसे प्रश्न छूट जाएगा। ऐसा में इसलिए करें क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है। आप डिटेल में जितना ज़्यादा पढ़िए, लेकिन प्रश्न आपसे छूट ही जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, तो आप ये तो जानते हैं कि रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, लेकिन प्रश्न ये पूछा गया कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा। और यह जो प्रश्न है कहीं भी आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में, यानी क्लियर नहीं कह दिया गया है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा। तो अगर आप प्रैक्टिस करिएगा प्रीवियस ईयर प्रश्न को तो आपको सारा मिल जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में एक बार पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए हम लोग आज का पहला प्रश्न क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड। प्रश्न है कि फॉर्मल एल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है इत्र, अग्निशामक, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। तो किस रूप में किया जाता है? इत्र, यानी स्प्रे सब जो होता है, जो सेंट देता है हम, जो स्प्रे होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है फॉर्मेलिन और एक होता है फॉर्मल एल्डिहाइड। तो दोनों में अंतर है। जो फॉर्मल एल्डिहाइड इसका उपयोग हम लोग करते हैं इत्र में। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मल एल्डिहाइड जो अभी प्रश्न में पूछा गया, इसका उपयोग करते हैं हम लोग इत्र के रूप में, यानी जो इत्र ये सब होता है जो सेंट देता है स्प्रे सब, यानी इत्र के रूप में किसका उपयोग करते हैं? फॉर्मल एल्डिहाइड का उपयोग। और एक है फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन का उपयोग हम लोग लाशों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। फॉर्मेलिन, ये भी प्रश्न पूछा गया, फॉर्मेलिन का उपयोग किस लिए करते हैं? लाशों को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो हम बोलते हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। जो हम बोलते हैं, यानी आपको ऑलरेडी पहले से याद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं याद है तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो फॉर्मेलिन का उपयोग कहाँ करते हैं? लाशों को सुरक्षित रखने के लिए। और फॉर्मल एल्डिहाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? इत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निशामक। तो प्रश्न अग्निशामक से क्या पूछा जाएगा? अग्निशामक में सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्रश्न पूछेगा अग्निशामक में अम्ल के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अग्निशामक में अम्ल के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर क्या होगा? H2SO4, यानी N2CO3 सोडियम कार्बोनेट। N2CO3 जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, N2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग को बुझाने में मदद करता है, यानी आग को बुझा देता है। आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को बुझा देता है। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड अगर जाएगा तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन का पूर्ति नहीं हो पाएगा,
तो जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगा तो कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु कब जलता है, जब ऑक्सीजन उसको मिलेगा। तो जैसे ऑक्सीजन बंद हो जाए तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि अग्निशामक में अम्ल के रूप में किसका उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, H2SO4, और इससे जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में किसका उपयोग करते हैं, फ्रीऑन, फ्रीऑन को उपयोग करते हैं। फ्रीऑन गैस का उपयोग हम लोग करते हैं रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में फ्रीऑन का उपयोग करते हैं, या अमोनिया का भी उपयोग करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अगर अनुच्छेद 52 में पूछा जाएगा क्या है, किसी भी देश में, यानी देश में एक राष्ट्रपति होगा, देश में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद किस में वर्णित है, अनुच्छेद 52 में वर्णित है। यानी अनुच्छेद 52 के तहत देश में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। और यही प्रश्न पूछेगा कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 53 के तहत। ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपको करा दिया गया। अगर आप वीडियो नहीं देखें शुरू से तो आप वीडियो शुरू से देखिएगा। आपको रिवीजन के लिए मिलेगा शुरू में वीडियो, जिसमें आपको 1 से 50 तक अनुच्छेद कंप्लीट कराया गया है। तो अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, अनुच्छेद नंबर 53। देश में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 52। और अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित, अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 56। और इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक बुलाना है लोकसभा और राज्यसभा का, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 110 धन विधेयक, धन विधेयक किससे संबंधित है, अनुच्छेद 110 से। अनुच्छेद 112 में क्या है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, बजट। लेकिन बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है या नहीं। प्रश्न क्या पूछेगा कि बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है या नहीं, तो आंसर क्या होगा, नहीं। किसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण, हम लोग बोलचाल के भाषा में बजट बोल देते हैं। अनुच्छेद नंबर 112। अनुच्छेद 110 में क्या बताया आपको, धन विधेयक। अनुच्छेद 108 में क्या बताया, संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक बुलाना किसका, लोकसभा और राज्यसभा का, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाएगा। और क्या पूछेगा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद किस अनुच्छेद में, ये भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे नोट करिएगा एक सरला शासन संसद अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81। यानी ये सीरियल बाय में है, तो आपको याद रखना सरला शासन संसद अनुच्छेद नंबर 79 यानी 79, राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 यानी 80, लास्ट क्या हो जाएगा, लोकसभा अनुच्छेद 81 यानी 81। याद हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और आप वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरू में आपको रिवीजन करने के लिए लगाया जाता है। रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़ने से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, नहीं तो आप क्या होगा कि आगे से पढ़ते जाइएगा और पीछे से गायब होते चला जाएगा। तो अगर आप ऐसे करिएगा तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप शुरू से वीडियो को जाकर देखिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग। देखिए अनुच्छेद से पूछा जाता प्रश्न, अनुच्छेद से प्रश्न पूछा ही जाएगा तो आप अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। तो सर पूरा याद करना पड़ेगा क्या, नहीं पूरा याद नहीं करना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो आप इसको याद कर लीजिए, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। निजता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, निजता का अधिकार।
निजता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 21। और अनुच्छेद 21 के खंड ए में यानी क में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 21 के खंड क, इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के खंड क में क्या वर्णित है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, शिक्षा का अधिकार को कब जोड़ा गया संविधान में? तो अगर संविधान में शिक्षा से संबंधित अगर बात किया जाता है, अगर संविधान में प्रश्न में शिक्षा से संबंधित मतलब कहा गया है, तो संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा? 86। देखिए फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर संविधान में शिक्षा से संबंधित संविधान संशोधन के बारे में बात करता है तो अनुच्छेद क्या होगा? 86। और एक कब हुआ था? 2002 में। यानी संविधान में जो भी शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया वो कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां नंबर संविधान संशोधन था। और एक कब हुआ था? 2002 में। मूल अधिकार में भी जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और शिक्षा का अधिकार देखिए, एक है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अधिनियम कब का था? 2009। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। लागू कब से हुआ? 2010 से। लागू कब से हुआ? 2010 से, 2010 से, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समानता। जिसमें प्रश्न पूछेगा विधि की समक्ष समानता, अनुच्छेद नंबर 14। अगर प्रश्न पूछेगा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतलब भेदभाव पर निषेध, अनुच्छेद नंबर 15। अवसर की समानता, अनुच्छेद नंबर 16। ये सब सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका रिवीजन आपको शुरू में लगा दिया गया है, तो आप वीडियो को शुरू से देखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और खालिस्तान के अनुयायी बन गए। यानी किस धर्म के अनुयायी बन गए? तो यहाँ से दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो प्रश्न पूछेगा सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद, यह प्रश्न पूछेगा कि सम्राट अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए? तो आंसर क्या होगा? कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन में दोनों रहता है, एक रहेगा 261 ईसा पूर्व और 261 ईस्वी। तो आंसर क्या होगा? 261 ईसा पूर्व। तो इसको ध्यान से आप आंसर लगाइएगा, 261 ईसा पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और उड़ीसा में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। यानी सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, जिसको बनवाया किसने? गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम। गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम। देखिए जो भी हम यहाँ आपको बोल रहे हैं, यानी जो भी निकल रहा है वो समझ लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही हम आपको बताते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। याद नहीं है तो नोट डाउन जरूर करिएगा, लेकिन ऑलरेडी आपको पहले से याद है तो उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। बनवाया किसने? गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम। इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध भगवान। और बुद्ध भगवान का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। किस नदी के किनारे? निरंजना, जिसको हम फल्गु नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन में निरंजना देगा और फल्गु भी दे सकता है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अफवाह प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोस्ट ड्रेनेज सिस्टम, इंग्लिश में सुपर इम्पोस्ट
ड्रेनेज सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है। तो थोड़ा सा यहाँ पे शब्दावली का उपयोग किया गया है, थोड़ा डिफिकल्ट शब्द का उपयोग किया गया, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं। अध्यारोपित अफवाह प्रणाली, सुपर इम्पोस्ट, यानी जो विकास होगा ऊपर से विकास होगा, नदी का जो विकास होगा क्या होगा, ऊपर से होगा, मतलब इसका कहने का मतलब ऊपर तल से विकास होगा। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल पूछेगा, आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, एक अगर हम लोग एग्जाम्पल में ऐसे लेंगे, अध्यारोपित एक दूसरे पे आरोपित होना, अध्यारोपित, उसी को बोलते हैं सुपर इम्पोस्ट। क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोस्ट। तो अध्यारोपित यानी एग्जाम्पल पूछ रहा है कि अध्यारोपित अफवाह प्रणाली का कौन सा उदाहरण है। उदाहरण में क्या क्या आएगा, नर्मदा नदी, क्योंकि जो नर्मदा नदी है ये मान लीजिए क्या है, विंध्य श्रेणी, यहाँ मान लीजिए सतपुड़ा श्रेणी है, और बीच में नर्मदा नदी बहती है, और इधर मैकाल पर्वत है, तो बीच में क्या नर्मदा नदी बहती है। तो ये भी जो नर्मदा नदी है किसका एग्जाम्पल है, नर्मदा नदी किसका एग्जाम्पल है, सॉरी नर्मदा नदी का है, देखिए नर्मदा नदी नहीं हुआ, लेकिन आप इसको याद रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी किस दो पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है, यानी प्रवाहित होती है, बहती है। तो किस दो पर्वतों के बीच, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। तो प्रश्न पूछेगा कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी हो जाएगा, नर्मदा। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, अमरकंटक से 3 नदी, नर्मदा, सोन, महानदी। सोन इधर चली जाती है, नर्मदा और इधर नर्मदा, और महानदी इधर। तो आप इसको याद रखिएगा। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे, अध्यारोपित अफवाह प्रणाली, अध्यारोपित अफवाह प्रणाली, इसमें क्या क्या आएगा, चंबल आएगा, चंबल हो जाएगा आपका, और इसमें बेतवा हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, यानी गोमुख से ये निकलते हो, किस ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री और जगह का नाम है गोमुख, जगह का नाम क्या है, गोमुख, जो कहाँ पड़ती है, यानी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से भी 3 नदी आप जरूर याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये मान लीजिए कि मानसरोवर झील है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से सिंधु नदी, और इधर से सतलज, यानी मानसरोवर झील का ही एक हिस्सा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे एक स्थित है, मानसरोवर झील का ही हिस्सा है, जहाँ से सतलज नदी निकलती है। मानसरोवर झील भी आंसर कभी कभी होता है, लेकिन मानसरोवर झील का ही जस्ट मतलब उसके उसी का हिस्सा है जहाँ से सतलज नदी निकलती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी, जॉन हिक्स, ऑप्शन नंबर सी जॉन हिक्स। नेक्स्ट है कि लिनक्स, लिनक्स ये आप बोलते हैं हम लोग, या लिंक्स बोलते हैं, या लिनक्स क्या है, तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मालूम है कि ये रिपीट कर रहा है, ये जो प्रश्न 2-3 बार पूछ लिया गया है एनटीपीसी में, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। लिनक्स क्या है, तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्मिक लवणों से निकलते हैं। प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा और देखिए लास्ट में क्या जाके पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्मिक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो प्रश्न तो आप पूरा पढ़ लिए, आप इसका सार भी समझ गए हो कि क्या प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति किसके कारण से होता है। तो कोई सर इतना सा प्रश्न पूछ रहा है, जी हाँ इतना ही पूछ रहा है, लेकिन इतना इसलिए लिखा जाता है 4 लाइन क्योंकि आपसे टाइम पास करवाना होता है। लेकिन प्रश्न इतना शॉर्ट में लिख देगा तो आप टाइम आपसे पास नहीं हो पाएगा, तो इसलिए प्रश्न को घुमा के लिखता है। तो प्रश्न क्या पूछेगा लास्ट में जाके कि आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति किसके कारण से होता है, तो आंसर हो जाएगा बेरियम।
हरा तो हो गया, लेकिन एक प्रश्न में और पूछा जाएगा लाल। लाल यानी हरा और लाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो लाल पूछेगा तो स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम, अगर लाल पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? स्ट्रोंशियम। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हरे रंग का कारण क्या है? बेरियम। लाल रंग का कारण क्या है? स्ट्रोंशियम। और देखिए यहाँ पे सोडियम भी दिया गया, तो पीला, अगर सोडियम पीला। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा प्रश्न, हरा के बारे में पूछा जाएगा और लाल के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में पूछा जाएगा? हरा रंग का कारण बेरियम, लाल रंग का कारण स्ट्रोंशियम, पीला नहीं पूछा गया, नहीं तो पीला क्या हो जाएगा? सोडियम। तो आप दो याद जरूर रखिएगा हरा और लाल के बारे में। सोना, सोना क्या है? सबसे तन्य। लेकिन आप जो प्रश्न पूछा जाता है ट्रेंडिंग में, अगर ऑप्शन में प्लेटिनम है, ऑप्शन में क्या है? प्लेटिनम यानी पीटी, और ऑप्शन में सोना है, दोनों है, और प्रश्न पूछा गया है ए कि सबसे तन्य धातु कौन सा है? सबसे तन्य धातु कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। मान लीजिए ऑप्शन ए में दिया गया है प्लेटिनम, और ऑप्शन बी में दिया गया है सोना, और ऑप्शन सी में दिया गया मान लीजिए कॉपर, और ऑप्शन डी में दिया गया है एजी चांदी। और प्रश्न ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन प्लेटिनम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोना, क्योंकि सोना से भी ज्यादा प्लेटिनम तन्य धातु है। इसलिए आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो प्लेटिनम है सोना से भी महंगा है। क्या है? प्लेटिनम है जो सोना से भी ज्यादा महंगा है। क्यों? इसका रीजन है कि सोना से भी ज्यादा तन्य धातु है। तो अगर ऑप्शन में इस तरह का देता है, अगर ऑप्शन में प्लेटिनम नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोना। लेकिन ऑप्शन में प्लेटिनम है तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? तो किसको हम लोग जानते हैं? लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जारी करता है, और आपको मालूम है भारत के 2 शहर यूनेस्को में शामिल है। पहला शहर कौन सा शामिल हुआ था? अहमदाबाद 2017 में। दूसरा शहर जयपुर 2019 में। तो प्रश्न पूछेगा भारत का पहला शहर कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल हुआ? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है 2017 में। दूसरा जयपुर 2019 में। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और यह राजस्थान में है। यूनिसेफ ये किसके लिए काम करता है? बच्चों के लिए काम करता है, यानी ये बच्चों का एक संस्था है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखिए, यूनिसेफ से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न ये सिर्फ पूछा जाएगा कि हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। और यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में, क्योंकि जो यूनेस्को है यूएन का अंग है। तो यूएन का जितने भी सदस्य देश यानी सदस्य संस्थान है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का जो अंग है, सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। लेकिन जो एक अपवाद है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक जो अपवाद है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि अपवाद है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली संश्लेषित दवा खालिस्तान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CSIR, द्वारा विकसित की गई थी। नाम बताना आपको कि वह कौन सी दवा था। तो ऑप्शन नंबर ए मेथाक्वालोन। नाम क्या है? मेथाक्वालोन। तो ये बिल्कुल ही फैक्ट प्रश्न है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत की पहली संश्लेषित दवा कौन सा है? मेथाक्वालोन। ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का ज्ञान होगा तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। ग्रीस दिया गया ऑप्शन में, जर्मनी दिया गया, हंगरी दिया गया और अर्जेंटीना। तो आपको मालूम है कि जो अर्जेंटीना देश है किस महादेश में पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है अर्जेंटीना। किस महादेश में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका है एक, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है अर्जेंटीना। तो अगर आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा, प्रश्न पूछा गया कि यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो ये जो अर्जेंटीना है यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। अभी हम आपको मैप से बताते। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या रहा आपका? यूरोप रहा। तो जो यूरोप है टोटल 27 देश है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। 27 देश है। देखिए यहाँ पे हो गया फिनलैंड, स्वीडन, आयरलैंड हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब क्या है? यूरोपीय संघ का, यानी यूरोप महादेश में जो जितना भी अधिकतर देश है सभी क्या है? इसका सदस्य है। तो जो यहाँ पे अर्जेंटीना दिया गया ये किस महादेश में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका महादेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? नाम क्या है? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। और ये कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर बी सियाचिन ग्लेशियर। एक कौन साइड स्थित है? काराकोरम श्रेणी, आप देख रहे होंगे जो पीओके के साइड है, काराकोरम श्रेणी। सियाचिन में कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन मेघदूत। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चला था? सियाचिन में। ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चला था? सियाचिन में, आप याद रखिएगा। और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ये कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। यहाँ पे अगर आप मैप देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया लैम्बर्ट और यहाँ पे लिखा गया फिशर। यही क्या हो गया? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित है। यहाँ पे भी आप रिसोर्स में देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक है, ये जो आपका वेबसाइट है, इस पे यहाँ पे लिखा गया लैम्बर्ट ग्लेशियर, लिखा गया यहाँ नीचे कि द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो दिया गया कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? इंग्लिश में क्या लिखा गया? वर्जन नहीं है। संस्करण यानी वर्जन नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया पाई, लॉलीपॉप, थोड़ा नाम भी बहुत अजीब दिया गया, लॉलीपॉप दिया गया, पाई दिया गया है, कैंडी बीन दिया गया, मार्शमेलो दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? कैंडी बीन। ये शायद प्रश्न आपको पहली बार मिल रहा होगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि आप चौंक जाइएगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर प्रश्न सोल्व नहीं करिएगा तो आपको ऐसा प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ कहाँ मिलेगा? या तो एग्जाम में मिलेगा या तो प्रीवियस ईयर जब प्रश्न सोल्व करेगा वहाँ मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा कि एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है कैंडी बीन। आप याद रख लीजिएगा कि पाई, लॉलीपॉप, नाम दिया गया है लॉलीपॉप और दिया गया मार्शमेलो, ये सब क्या है? इसका वर्जन है यानी संस्करण है। कौन नहीं है? कैंडी बीन। तो आप तीनों को याद रखिएगा, बाकी इसके अलावा जो भी ऑप्शन देगा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? जिसको आप फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसका फुल फॉर्म लिखा गया। तो ये किसके लिए किया जाता है? आप सीधा EEG किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। EEG किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। यानी मस्तिष्क के जो भी व्याधियाँ मतलब प्रॉब्लम हो गया है, इसका निदान के लिए क्या कराते हैं हम लोग? EEG।
जिस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पैर टूट जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, अरे उसको क्या बोलते हैं, नाम एग्जैक्ट भुला रहे हैं उसको, माइंड से क्लिक हो गया। अरे जो हम लोग कराते हैं जाकर उसको, अरे क्या बोलते हैं उसको, EEG तो हो गया मस्तिष्क से संबंधित, लेकिन मान लीजिए पैर या फ्रैक्चर ये सब कर गया तो चेक करने के लिए अरे प्लास्टर तो बाद में होता है, देखिए एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो जब याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा मस्तिष्क से। ये किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। हृदय, जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, हृदय, हृदय में टोटल कितने चेंबर होते हैं, 4। टोटल कितने चेंबर होते हैं, 4, ये भी आप याद रखिएगा। फेफड़ा, अमाशय, जिसको हम बोलते हैं स्टोमच। फेफड़ा का काम क्या है, फेफड़ा जिसको हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब फेफड़ा काम क्या करना, सांस लेना। तो अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है, कोलकाता पे, कोलकाता पे नहीं, कोलकाता में, कहाँ स्थित है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है, कोलकाता। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर चेंज कर दिया गया, तो ये बताना है आपको कि इसका नाम क्या कर दिया गया, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, हम आपको हिंट्स दे दे रहे हैं पंडित, बाकी इसके आगे आपको बताना है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात में। मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। चेन्नई, पहले इसका मद्रास नाम था और अब क्या है, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया, बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में। कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, इसलिए 16 दिसंबर को मनाता है। कौन सा दिवस, बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा इससे, शेख मुजीबुर रहमान से प्रश्न पूछा जाएगा। बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं, बांग्लादेश के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश, जिस तरह से फादर ऑफ इंडिया यानी भारत का पिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को भारत का पिता। आपको मालूम होगा भारत का पिता यानी राष्ट्रपिता के, जिस तरह से हम लोग राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को, उसी तरह से बांग्लादेश में किसे कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सारा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि SIDBI का पूर्ण रूप क्या है, तो पूर्ण रूप इसका क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्ति हुई या प्राप्त हुई, 1961। कौन सा चला था, 1961 में गोवा को आज़ाद किया गया, यानी पुर्तगालियों से मुक्त किया गया। और यहाँ पे चला था ऑपरेशन विजय। आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किस ऑपरेशन के तहत किया गया था, ऑपरेशन विजय। कब आज़ाद किया गया था गोवा को पुर्तगालियों से, 1961 में। और सबसे पहले 1498 में भारत में पुर्तगाली आए, यानी सबसे पहले 1498 में भारत में पुर्तगाली आया। कब आया, 1498 में, यानी सबसे पहले और सबसे बाद में गया। तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली, सबसे बाद में कौन गया, पुर्तगाली। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। और प्रश्न पूछा जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा भारत में 1611 में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, और दूसरी फैक्ट्री सूरत गुजरात। दोनों प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट, 1961। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है,
उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा उज्जैन कुंभ मेला, जो कुंभ मेला 12 वर्षों पे लगता है, कहाँ कहाँ लगता है? 4 स्थान पे। एक उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सीरियल वाइज आप याद रखिएगा इस तरह से। उत्तराखंड में कहाँ लगता है? हरिद्वार। उत्तराखंड हो गया हरिद्वार में, उत्तराखंड में। और आइएगा उत्तराखंड के बाद नीचे आएगा तो उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, उज्जैन जो किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे। उज्जैन यानी उसके बाद कहाँ जाएगा? नासिक, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो 4 जगह आप याद रखिएगा कुंभ मेला। कहाँ कहाँ आपको याद रखना है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भोपाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भोपाल गैस त्रस्तादी किस कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था। कौन सा फैक्ट्री था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यानी यूनियन कार्बाइड कंपनी था, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। तो कभी कभी इसका भी नाम पूछ लिया जाता है, कौन सा कंपनी था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 3 दिसंबर 1984 को 3 दिसंबर 1984 को कितना दिसंबर? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रस्तादी हुआ। इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ? ये प्रश्न पूछा जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइट। प्रश्न क्या पूछेगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट। और मिथाइल आइसोसाइनाइट किससे अभिक्रिया किया था? जल से। किससे अभिक्रिया किया था? जल से। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है किससे अभिक्रिया किया था? जल से। कौन सा गैस मतलब रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का। कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? भोपाल में। भुवनेश्वर उड़ीसा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि फास्फोरस की परमाणुकता जिसको बोलते हैं एटॉमिक सिटी क्या है? तो फास्फोरस P4। और एक पूछेगा सल्फर S8। तो सल्फर और फास्फोरस से प्रश्न पूछा जाएगा। तो फास्फोरस चतुष परमाणुक, टेट्रा एटोमिक। ऑप्शन नंबर बी सल्फर 8। तो सल्फर के बारे में पूछा जाएगा और फास्फोरस के बारे में, तो दोनों का याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में। ऑप्शन नंबर सी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। दिल्ली कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कई वाह सर, बहुत अच्छा बताया। दिल्ली कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जूनागढ़ कहाँ स्थित है? जूनागढ़ कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। जूनागढ़ का किला प्रश्न पूछा जाता है कहाँ स्थित है? राजस्थान में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती, तो सलीम किसका नाम था? जहांगीर का। आप याद रखिएगा, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम नाम था। और जहांगीर किसका पुत्र था, यानी किसका बेटा था? अकबर का। तो अकबर जहांगीर का बचपन का नाम सलीम रखा, यानी शुरू में सलीम रखा। तो सलीम क्यों रखा? क्योंकि सलीम जो एक उनके मतलब गुरु थे, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो उन्हीं के वरदान से, शेख सलीम चिश्ती के वरदान से, पूरा यहाँ तो नाम दिया ही गया, शेख सलीम चिश्ती के वरदान से अकबर का पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ। इसलिए जहांगीर का बचपन का नाम अकबर ने सलीम रख दिया। तो बचपन का नाम क्या था जहांगीर का? सलीम। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी तो दिया नहीं है, 3 ही दिया गया। तो फतेहपुर सीकरी।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न सारा समाप्त हो गया, यानी जो भी प्रश्न हम आप सेलेक्ट करके लाए थे सारा आपको कंप्लीट करा दिए एनालिसिस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन होना है, जिसका लिंक तो बता ही दिए। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, तो वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।